तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसे कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलेस आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ से हैं। आपने आयंस तो सुना होगा ना। अच्छा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिए। आयंस, तो सबसे पहले मन में ये सवाल आएगा कि व्हाट आर आयंस, आयंस होते क्या हैं। फिर आएगा हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं। तो चलिए मैं दोनों आपको बताता हूँ। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे हमने ले लिया सोडियम का एक एटम। अभी जो सोडियम है इसका एटम ऐसे होगा, सबसे पहली शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे आखिरी वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सोडियम का हमको पता है एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 के बाद जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आता है 2, 8, 1। तो इसका मतलब जो आखिरी शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब ये एटम से निकल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे जो नेट चार्ज है वो एक पॉजिटिव आ जाता है। अब पॉजिटिव कैसा है वो मैं समझाता हूँ। सोडियम था, इसमें हमारे पास थे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन जब ये न्यूट्रल था, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है। अब जब हम कह रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ 11 से जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब अब एटम की न्यूट्रलिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो ओवरऑल आप देखिए यहाँ 11 पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है। तो इसका मतलब नेट जो होगा वो +1 आ जाएगा। +1 एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हमारा बनता है सोडियम आयन, जिसे लिखते हैं हम Na+। तो जब भी किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की जगह और भी हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पर 2+ आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो 3+ आ जाएगा। तो हमने ये समझा कि जब एक न्यूट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो ये हमारा बना पॉजिटिव आयन। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया तो सोडियम, तो इसका नाम देंगे हम सोडियम आयन। अब हम समझते हैं कि नेगेटिव आयन कैसे बनता है। तो आगे अब हम समझते हैं कि नेगेटिव आयन्स कैसे बनते हैं। पॉजिटिव आपने देख ही लिया, सोडियम का एग्जाम्पल देखे। अब लेते हैं क्लोराइड आयन, जो होता है Cl-। तो क्लोराइड आयन हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्लोरीन से बना है। अब क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लिखते हैं हम 2, 8, 7। इसका मतलब जो आखिरी शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है एक एटम तभी स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो। ये मैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की बात कर रहा हूँ, मतलब जब 2 शेल हैं या 3 शेल हैं। तो यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा तो ये क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर 288 हो जाए, जैसे कि आर्गन का होता है, तो वो स्टेबल हो जाएगा, नोबल हो जाएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। अभी ये जो है अनस्टेबल होता है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं क्लोरीन, जो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल। सबसे पहले में कितना है 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। उसके बाद 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आउटर मोस्ट जो सबसे आखिरी वाला है उसमें है 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाए तो ये जो है 288 हो जाएगा, तो मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। इसमें उल्टा होता है। सोडियम के केस में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, पर यहाँ क्लोरीन के केस में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अब ये जो है हमने बताया था कि कोई भी एटम हो वो पहले न्यूट्रल होता है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो शुरू में ये न्यूट्रल था, अब बाद में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा गया। तो पहले था 17 प्रोटॉन
और 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल न्यूट्रल था, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। पर बाद में जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम डाल देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ओवरऑल इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही, अब ये आ जाएगा टोटल -1। इसीलिए हम जो क्लोरीन है उस पर एक माइनस लिखते हैं, तो ये बन जाता है क्लोराइड आयन। तो ऐसे हमारा फॉर्मेशन होता है नेगेटिव आयन का। तो हमने ये सीखा कि पॉजिटिव आयन ऐसे बनता है जब किसी न्यूट्रल एटम में से 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली जब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में ऐड हो जाए तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा तो क्लोरीन पर 1 चार्ज आ गया और ये Cl- क्लोराइड आयन। अब इसका नाम कैसे है वो हम आगे समझेंगे। तो हमने ये देख लिया कि आयन्स होते क्या हैं और आयन्स फॉर्म कैसे होते हैं। अब सवाल आता है कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। पहले हम समझ लेते हैं कुछ बेसिक पॉजिटिव आयन्स, कुछ बेसिक नेगेटिव आयन्स। Zn+2 इसे कहते हैं जिंक आयन, H+ हाइड्रोनियम आयन, Na+ सोडियम आयन, K+ पोटेशियम आयन, Mg+2 मैग्नीशियम आयन, Al+3 एल्यूमिनियम आयन, Fe+2 फेरस आयन, Fe+3 फेरिक आयन, Li∪+ लिथियम आयन। अब नेगेटिव आयन्स देख लेते हैं। ये सब मोस्ट कॉमन है, ये हर जगह आपको दिख जाएंगे। अब Cl- क्लोराइड आयन, Br- ब्रोमाइड आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, NO3- नाइट्रेट आयन, NO2- नाइट्राइट आयन, N∫-, यहाँ नीचे कुछ नहीं है, N के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, ये होता है नाइट्राइड आयन। SO4 सल्फेट आयन, SO3 सल्फाइड आयन, S∫- सल्फाइड आयन, CO3 कार्बोनेट आयन। एक इंपॉर्टेंट छूट गया, ऑक्सीजन आयन, ये होता है ऑक्साइड आयन, OXIDE। अब हम समझेंगे इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। इसमें आप देख रहे हैं जिंक, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, जो मेटल का नाम है वही लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड यहाँ ऐसे लिख दिया गया। तो हम समझेंगे ये नाम आते कहाँ से हैं। तो देखिए, जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं हमारे, वो हमने देखा सारे मेटल्स से बन रहे हैं। तो जो मेटल नेम होगा वही हमारा आयन हो जाएगा। मेटल का नेम आगे आयन लिख देंगे, सिंपल एकदम। फॉर एग्जांपल हम अगर जिंक को देखें तो अगर सिर्फ जिंक लिखा होता तो ये होता जिंक, लेकिन Zn+2 है तो उसके आगे बस आयन लगा देंगे। मतलब अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो उसमें मेटल प्लस आयन। अब सीखते हैं हम नेगेटिव आयन्स का लिखना। नेगेटिव आयन्स में हम देखें, जैसे क्लोराइड आयन उठा लीजिए, तो क्लोराइड आयन बन रहा है क्लोरीन से। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग जो पार्ट है उसको लेते हैं और लास्ट पार्ट में IDE लगा देते हैं। जैसे यहाँ INE की जगह हम लिख देंगे IDE, तो ये हमारा बन जाता है क्लोराइड आयन। इसी तरह हम अगर ब्रोमाइड आयन उठा लें तो हमको पता है Br जो होता है सिर्फ वो ब्रोमीन होता है। अब ब्रोमीन में हम अगर माइनस आ गया तो ब्रोमाइड आयन बन जाएगा। तो नेमिंग कैसे करते हैं, जो ब्रोमीन होता है उसका लास्ट INE हटा के ये IDE ऐड कर देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पॉजिटिव आयन्स में कुछ नहीं करना, जो मेटल नेम है उसके आगे आयन लगा देना है। नेगेटिव आयन्स में जो मेटल नेम है उसका फर्स्ट पार्ट रखना है और लास्ट पार्ट में IDE लगा देना है। तो चलिए अब हम सीखेंगे राइटिंग आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मूले। तो एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर M+X दिया है और N-Y है, यहाँ पर X और Y जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बता रहा है। जैसे अगर हम यहाँ लिखते Al+3 और Cl-1, तो ये X हम इसको मान रहे हैं और इसको Y मान रहे हैं। तो हम एक ये जनरल एग्जांपल लिख रहे हैं। तो हम सीखेंगे कि ये यहाँ से हम फॉर्मूलाज बनाते कैसे हैं। तो देखिए, ये जो +X है इसको जो है ये नीचे लिख लीजिए, और ये जो -Y है इसमें से सिर्फ Y नीचे लिख दीजिए। तो ऐसे लिख दीजिए आराम से, MNXY। अब यहाँ से होता है क्रिस क्रॉस मेथड। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना देते हैं। M को Y से मल्टीप्लाई करिए और N को X से,
तो हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, My। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा बन जाएगा फॉर्मूला MyNX। तो ये होगा एक जनरल तरीका फॉर्मूला बनाने का। अब कई बार ये जो है, अगर ये x और y 1 हो जाए तो ये हम कोफिशिएंट्स, ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट है इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर x और y दोनों 1 हो जाए, अगर x और y दोनों यहाँ 1 हो जाए तो हम लिखते हैं इसको M1 N1, और 1 को हम शो नहीं करते तो डायरेक्ट M और N हो जाएगा। तो Mn कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं राइटिंग आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मूले में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सल्फेट, तो उसमें ये ध्यान देना है कि जो पहला पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट रहेगा और जो सेकंड पार्ट है नेगेटिव पार्ट रहेगा। इसका मतलब जो अभी मैंने पहले बताया था जनरल में, m की पावर प्लस x और n की पावर माइनस y, इसका मतलब प्लस वाले पार्ट को हमेशा हम सबसे पहले रखेंगे और नेगेटिव पार्ट को उसके बाद रखेंगे। इस तरह से हम कंपाउंड का फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब सीखते हैं ये सब का फॉर्मूला बनाना। जैसे है सोडियम क्लोराइड, तो इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर टेबल गिवन है, आप इसमें से आयंस उठाइए। सोडियम आयन, सोडियम हम देख रहे हैं ये रहा Na+, तो यहाँ लिख देंगे Na+। आगे क्लोराइड, क्लोराइड है Cl-, तो यहाँ लिख दिए Cl-। अब देख रहे हैं ऊपर एक प्लस चार्ज है और इधर ऊपर एक -1 है, तो दोनों के नीचे 1 1 लिख दीजिए और फिर क्रिस क्रॉस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर ये इधर। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया, NaCl। और अभी हमने बताया था कि जब ये x और y यानी कि ये जो नीचे वाले नंबर है ये अगर 1 रहें तो यहाँ नीचे 1 नहीं लिखते, मतलब Na1Cl1 ये ऐसे नहीं लिखते हैं। ये जो NaCl है ये अंडरस्टूड है, ये अपने आप समझ गए कि यहाँ पर 1 होगा। तो ये हो गया NaCl का फॉर्मूला। अब ऐसे हम सीखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम हम यहाँ टेबल में देख रहे हैं Mg+2 है, हाइड्रोक्साइड यहाँ देख रहे हैं OH- है। तो अब आगे सीख रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम यहाँ टेबल में देख रहे हैं Mg+2 है, हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं OH- है। तो पहले पॉजिटिव पार्ट लिखेंगे Mg+2, फिर हाइड्रोक्साइड OH-। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 है तो इसके नीचे 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब क्रिस क्रॉस करके ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो Mg के नीचे 1 लिखेंगे और OH के नीचे 2 लिखेंगे। अब O और H 2 है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, OH के बाद एक ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे और इसके नीचे 2 लिख देंगे। अब हमने बोला था कि 1 को जो है ड्रॉप कर देते हैं, 1 को नहीं लिखते। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जा रहा है ओवरऑल, MgOH होल ट्वाइस। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से हम अगला देखते हैं जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। जिंक वो देख रहे हैं सबसे ऊपर Zn+2 है। अच्छा, अगर हम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं प्लस प्लस या फिर इसकी जगह +2 लिख दे रहे हैं तो बात एक है। जैसे एल्यूमिनियम में प्लस 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 3 प्लस लिखा हुआ है बीचों बीच, तो इसको हम ऐसे +3 भी लिख सकते हैं, ये अपनी सुविधा के अनुसार है। तो हम थे जिंक सल्फेट पे, Zn+2 और सल्फेट ये देख रहे हैं SO4 2- है, तो SO4-2। अब इसके नीचे 2 लिख देंगे, इसके नीचे 2 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा Zn2 SO4 फिर एक से ज़्यादा आइटम है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट होल ट्वाइस। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है ZnSO4। ये हो गया हमारा जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। यहाँ हमने नई बात क्या सीखी कि अगर कॉमन टर्म हो कोई 2 हो गया, या फिर यहाँ अगर 2 और 4 होता तो 2 से डिवाइड कर देते। 2 और 4 होता उस केस में क्या करते, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 से डिवाइड करने पे ये 1 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करने पे 2 आ गया। इसका मतलब Zn के नीचे 2 लिखते और SO4 के नीचे 1 लिखते। तो यहाँ पर तो दोनों 2 था, वो आपस में कैंसिल हो गया,
तो बचा दोनों के नीचे 1 1, ZnSO4। ये हो गया जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। अब अगला हम देखेंगे एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम आयन Al+3। कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-। अब देखिए +3 के नीचे 3 लिख दीजिए, -2 के नीचे 2 लिख दीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कॉमन टर्म तो है नहीं जो कैंसिल हो, तो इसको एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख देंगे। एल्यूमिनियम के नीचे 2 और कार्बोनेट के नीचे 3। तो हमारा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन जाएगा Al2CO3। अब यहाँ एक से ज़्यादा आइटम है तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, CO3 का होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया Al2CO3 होल थ्राइस। इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लास्ट पे, लिथियम नाइट्राइड पे। लिथियम देखिए क्या होता है? Li+। और नाइट्राइड क्या होता है? नाइट्राइड में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, 3 होता है। एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्राइड, एक होता है नाइट्राइड। जो अकेला होता है उसमें IDE लगता है, नाइट्राइड। इसको याद कर लीजिए आप। ऐसे देखिए सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। जब एस अकेला है तो इसके नीचे IDE लगा, आइड। तो ये नई बात याद है। इसको आप जब याद करिएगा तो ये 3 साथ में याद करिएगा और ये 3 साथ में याद करिएगा। और इसको रोज जो है सुबह बार बार इसको बोलिएगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। अभी आप याद कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है। क्योंकि ये जो स्पेलिंग है ना, ये जब बोलते हैं तो लगता है सेम है, पर एक्चुअली में ये बहुत डिफरेंट होता है। जब आपको लिखा हुआ मिलेगा तब आपको पता चलता है ये डिफरेंट है। तो हम इस एग्जाम्पल पे थे लिथियम नाइट्राइड पे। लिथियम आयन हमने लिख लिया नाइट्राइड। नाइट्राइड होता है N∠∠। तो N-3। अब इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 3 लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बन जाएगा Li3N। अब यहाँ ब्रैकेट क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ अकेला था। यहाँ इसके पहले जो हम एग्जांपल देख रहे थे वहाँ SO4 था या फिर CO3 था, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे थे जब एक से ज़्यादा एटम हो जा रहा था। यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम हो रहा है पर लिथियम अकेले है, लिथियम एक सिंगल एटम है। तो Li3N। तो जैसा आपने देखा किसी के नीचे 2 लग जा रहा है, 3 लग जा रहा है, तो आपके मन में आ रहा होगा ये होता क्यों है। किसी के नीचे 1 ही है, किसी के नीचे 2 है, 3 है, तो अलग अलग नंबर आ क्यों रहे हैं? तो ये इसलिए आते हैं कि जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी होती है, जो चार्ज होता है किसी कंपाउंड पे, वो 0 होता है। तो जितने पॉजिटिव आते हैं उतने ही नेगेटिव आते हैं। अगर हमने लिखा है ये लास्ट एग्जांपल Li3N, Li3N लिथियम नाइट्राइड, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक नाइट्रोजन एटम के लिए 3 लिथियम एटम लग रहे हैं ताकि इसका जो ओवरऑल चार्ज है वो न्यूट्रल रहे। इस पे ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है। अनलेस हम अगर किसी आयन की बात करें तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, पर जैसा हमने शुरू में बताया एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। सिमिलरली जो कंपाउंड होता है वो भी हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसलिए ये 3 लगता है या फिर यहाँ 2, 1 या अलग अलग जो नंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीख लिया कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले लिखते कैसे हैं। अब आपका क्या काम है? आपको अपने मन से इसमें से कोई भी पॉजिटिव आयन उठा के, इधर से कोई भी नेगेटिव आयन उठा के खुद से फॉर्मूला सोचिए, खुद से एक कंपाउंड बनाइए, कोई भी उठा लीजिए। पोटेशियम के साथ नाइट्रेट उठा लीजिए, एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड उठा लीजिए, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड उठा लीजिए, खुद से बनाइए कोई भी उठा के। एटलीस्ट 10 से 20 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप सीखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप सोच रहे होंगे इसको याद कैसे करना है, तो बहुत टफ नहीं है। आप इसको रोज़ एक बार बस सुबह, एक बार शाम देख लीजिएगा, बहुत आसानी से याद होगा, बहुत आसानी से। देखिए आप जब याद करिएगा तो सिंगल प्लस वाले को एक साथ याद कर लीजिएगा, +2 वालों को एक साथ याद कर लीजिएगा। अच्छा, सिर्फ इतने फॉर्मूलाज नहीं है, आपको और भी याद करना है। मैं इस वीडियो के साथ एक PDF को अटैच कर दे रहा हूँ, उसमें मैं सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव आयंस को मेंशन कर दूंगा। आप वो सारे देख लीजिएगा, आप उससे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे इसमें मैंने कई सारे मेंशन नहीं किए हैं, जैसे फेरस फेरिक है, ऐसा होता है क्यूप्रस क्यूप्रिक, वो होता है Cu+ और Cu+2। जब नंबर ऑफ चार्ज कम हो तो अस लगता है OUS,
और जब नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा हो तो इक लगता है। अब +2 +3 ये कैसे आ रहा है वो हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए आप इसको याद कर लीजिए। तो जब भी कम चार्ज है उस पर अस लग रहा है, ज़्यादा चार्ज है तो इक लग रहा है। ये हो गया फेरस आयन, ये हो गया फेरिक आयन। अच्छा, ये जो फेरस और फेरिक है ना, ये आयरन ही है, Fe होता है आयरन, आयरन का नंबर होता है 26। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे होता है क्यूप्रस, क्यूप्रिक, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। हम आपको एक पूरा पेज का लिस्ट जो है प्रिपेयर करके वो हम अटैच कर देंगे, तो आप इस वीडियो के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है टॉपिक आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर से शुरू से देखिए। तो यहाँ पर हमारा आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखना ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब आपको करना है प्रैक्टिस। आप खुद से कॉपी पे 10-20 प्रॉब्लम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये सब एकदम चुटकियों का खेल लगेगा, सब हलवा लगेगा, सब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। पहली बार आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बहुत टफ लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा कि कहीं भी 2 और 3 लिख दे रहे हैं। पर जब आप इसको समझेंगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।